हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एंड ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें पढ़ेंगे अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये बॉक्स पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह। निश्चित वाहिकाएं मतलब जो वाहिकाएं क्या होती हैं, जो उस पानी को लेकर जा रही हैं। पानी को जो लेकर जा रही हैं वो छोटी हो चाहे बड़ी वाहिकाएं हों, वो क्या कहलाएंगी, अपवाह तंत्र का एक पार्ट है। वो निश्चित वाहिकाएं यानी कि जो नालियाँ होती हैं उनको हम वाहिकाएं बोलते हैं। मान लो ये थोड़ी बड़ी बड़ी नालियाँ हैं और वो पानी को बहा कर लेके जा रही हैं, तो वो क्या कहलाई, वो अपवाह कहलाया ना। उस पानी का जो प्रवाह हो रहा है उसका अपवाह कहलाया। ठीक है, इन वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र। यानी कि बहुत सारी जो जल की ये छोटी छोटी ये नदियाँ इकट्ठी हो जाती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है अपवाह तंत्र। ये इतनी भी छोटी नहीं होती कि भाई ये तो 1-2 किलोमीटर की ही होती हैं, नहीं, निश्चित मतलब ये नदियाँ होती हैं और जो ये नदियों का जाल बनता है ना, यही कहलाता है अपवाह तंत्र। और किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होता है वो वहाँ पर जो भी भूवैज्ञानिक समय अवधि है और चट्टानों की प्रकृति है या संरचना है और वहाँ पे जो स्थलाकृति का ढाल है और जो बहते जल की मात्रा और बहाव की जो अवधि है ना, उसका परिणाम होती है। कैसे होती है, देखो, भूवैज्ञानिक समय अवधि यानी कि एक टोटल समय, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड होगा कि ये इतने साल से इतने वर्षों से यहाँ पे ये नदी बह रही है। चट्टानों की प्रकृति कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं उनकी प्रकृति कैसी है, वो नरम है स्वभाव से प्रकृति से चट्टानें या फिर कठोर हैं, और उनकी संरचना किस किस से हुई है, वहाँ पे कैसे कैसे पदार्थ हैं उन चट्टानों में वो पाए जाते हैं। ढाल जो है वो कैसा है, मान लो अगर जो ढाल होगा वहाँ की स्थलाकृति का वो थोड़ा प्लेन सा एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल जैसे व्यर्थ जो नदी होती है उस तरह से धीरे धीरे बहेगी। और मान लो अगर ढलान ज़्यादा है तो वो यूथ जो नदी होती है उस तरह से बहेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये कोई भी अपवाह तंत्र है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से कि अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह क्या होता है, निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहा जल प्रवाह यानी कि जल का बहाव। निश्चित जो वो नालियाँ है ना, जो वो वाहिकाएं हैं वो जल का प्रवाह करके लेके जा रही है, वही कहलाता है अपवाह। और जब ये अपवाह बहुत सारी जो वाहिकाएं मिल जाएंगी तो यही अपवाह जो है वो अपवाह तंत्र बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये वाला, यहाँ पे क्या है, बारहमासी और ये या अकाल्पनिक। और क्या होता है, दो तरह की नदियाँ होंगी, या तो होंगी बारहमासी या होंगी अल्पकालिक। अल्पकालिक तो वे होती हैं जो कि मान लो बारिश होगी, वर्षा होगी और उस टाइम पे पानी ज़्यादा हो गया तब उन नदियों में पानी आ जाता है। और बारहमासी होती हैं जो कि पूरे साल जिनमें पानी बहता रहता है। ठीक है, ये दो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखिए, ये देखो ये क्या कह रहा है, मुख्य अपवाह प्रतिरूप। मुख्य अपवाह प्रतिरूप कौन से हैं, ये 4 तरह के हैं। देखो, सबसे पहले है, इसको कहते हैं हम वृक्षारूप यानी कि वृक्ष के आकार का प्रतिरूप। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। यानी कि जिस तरह मान लो ये एक पेड़ है, इसकी अलग अलग जो शाखाएं निकल रही हैं, इस तरह से उनका अपवाह हो तो वो कहलाता है वृक्ष के रूप में प्रतिरूप। और जैसे हमारे उत्तर के मैदान में जो नदियाँ हैं ना, वो इसी तरह से हैं। जैसे एक मेन नदी है और आके उसमें बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो मिल रही हैं, तो ये हमारा जो उत्तरी मैदान में जो नदियाँ बह रही हैं ना, वो सारा का सारा प्रवाह जो है वो कैसा है, वृक्ष के आकार का प्रतिरूप कहलाता है अपवाह का। दूसरा है फ्रेंड्स, ये है, दूसरे को हम बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। तो अरीय प्रतिरूप में क्या होता है कि जब नदी किसी पर्वत से निकल के और सभी दिशाओं में बहने लग जाए, मान लो ये पर्वत से निकली और ये अलग अलग दिशाओं में बहने लग जाए नदी, तो वो प्रतिरूप जो है अपवाह का वो कहलाता है अरीय प्रतिरूप। इसका एग्जाम्पल देखिए, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियां हैं, इस प्रवाह प्रतिरूप का जो ये उदाहरण है। अमरकंटक जो पर्वत से निकलती है ना नदियां, वो अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप।
जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हों और जो सहायक नदियां हैं ना वो समकोण पर आकर मिलती हों। कैसे होगा, जैसे ये दो मुख्य नदियां हैं और इस तरह से आके समकोण पर मिल जाएं, ठीक है, तो ये कहलाता है जालीनुमा। तो इस तरह से होगा तो ये जाली सी दिखाई देगी ना, तो यही जो प्रतिरूप कहलाता है अपवाह का, ये कहलाता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फोर्थ है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जब सभी दिशाओं से आकर जो नदियां हैं वो किसी एक झील में या गर्त में विसर्जित होने लग जाएं। जैसे मान लो ये यहाँ पे ये झील है या फिर ये गर्त है कोई, तो इधर से भी चारों तरफ से इस तरह से आके और यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा होने लग जाए, तो ये कहलाता है अभिकेंद्री प्रतिरूप अपवाह का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जल ग्रहण। जल ग्रहण क्या होता है कि एक नदी किसी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती हो। मान लो यहाँ पे है, यहाँ से कोई नदी निकली है, तो ये जो नदी है ना ये जल ग्रहण करके लेके जा रही है, इसी को ही कह रहे हैं हम जल ग्रहण। किसी एक क्षेत्र से जो नदी है ना वो जल लेके और बहती हुई आगे जा रही है। नेक्स्ट देखिए, एक नदी और उसकी जो सहायक नदी है ना उनके द्वारा जो अपवाहित हुआ है ना वो क्षेत्र कहलाता है अपवाह द्रोणी। मान लो कोई एक पर्टिकुलर नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी मिलके वहाँ पे जो पानी जा रहा है उस क्षेत्र को कहते हैं अपवाह द्रोणी। आगे है, अब एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको कहते हैं जल विभाजक अपवाह द्रोणी। देखिए क्या होता है कि मान लो एक तो मेन नदी है और है उसकी सहायक नदी, वो जिस क्षेत्र में बह रही है वो क्षेत्र तो कहलाता है वहाँ पे वो वाला एरिया हो गया अपवाह द्रोणी होगी। लेकिन मान लो कुछ बीच में ये कुछ विभाजक आ जाए, उस पानी को बांट दे, ठीक है, तो उस विभाजक को हम क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका जल संभर। जल संभर या जल विभाजक होता है जब एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग कर दे, ठीक है, तो वो कहलाता है जल विभाजक या जल संभर। नेक्स्ट है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जब नदी द्रोणी जो है, जो बड़ी बड़ी नदियां होती है ना वो जो जल ग्रहण करती हैं उस क्षेत्र को तो कहते हैं नदी द्रोणी। जबकि जो छोटी छोटी नदियां हैं और जो छोटे छोटे नाले हैं वो जो पानी लिए हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपवाहित। और वो जिन छोटे वाले जिन छोटे एरिया में जाएंगे, ये तो थी मेन रिवर, ठीक है, और ये जिस एरिया में जा रही है उसको तो हम कह रहे हैं जल ग्रहण, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी जो नदियाँ या फिर जो नाले हैं वो अपवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं जहाँ से, उसको हम कह रहे हैं जल संभर, ठीक है। ये है। आगे है, नदी द्रोणी का जो आकार होता है वो बड़ा होता है लेकिन जो जल संभर होता है उसका तो छोटा होता है। जल संभर हमने क्या पढ़ा, जो छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं वो होते हैं जल संभर, ठीक है। यहाँ पे हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, फिर से देख लीजिए। जो मेन रिवर होती है और जो उसकी ये सहायक नदियाँ होती हैं वो जिस क्षेत्र में अपवाह हो रही होती हैं, जहाँ पे बह रही होती हैं, तो वो कहलाता है उनका अपवाह द्रोणी। लेकिन जो इनको जो मेन रिवर बह रही थी और फिर आगे बह के ये दूसरी में मिल रही थी, उनके बीच में विभाजक करने का काम करता है, वो कहलाता है जल विभाजक या फिर जल संभर। फिर है, जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं ना वो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उनका जो, उसको तो कहते हैं नदी द्रोणी। जबकि जो छोटे छोटे नाले होते हैं जिनमें पानी बह रहा होता है वो कहलाता है जल संभर। यहाँ तक ये था। और नदी द्रोणी जो होती है और जो जल संभर होते हैं ये क्या होते हैं, एकता के परिचायक होते हैं। कैसे, जैसे ये बड़ी रिवर है और इसके साथ छोटी छोटी और भी रिवर बह रही हैं, इसीलिए जो ये नदी द्रोणी है ये क्या है, एकता की परिचायक। कैसे है कि बहुत सारी नदियों का पानी इकट्ठा बह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फ्रेंड्स, जो भारत में जो अपवाह तंत्र है, जो नदियाँ हैं वो 2 प्रकार से है। एक तो है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। क्या है, जो हमारे देश में भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनको 2 भागों में बांटा है, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का। यानी कि जो भी नदियाँ आके बह के और अरब सागर में गिरती हैं वो तो है अपवाह तंत्र अरब सागर का, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे है
कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है। क्या है इसका मेन पॉइंट? ये है कि बंगाल की खाड़ी में टोटल जो पानी जाता है नदियों का, वो 77% जाता है, और बाकी बचा जो 23% वो कहाँ जाता है? वो जाता है अरब सागर में। ये जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और ये पेरियार, ये वाली जो नदियां है ना, ये सारी की सारी जाके अरब सागर में गिरती हैं, और इनका टोटल वाटर कितना है तंत्र का? 23% है। नेक्स्ट देखिए, जल संभर के आकार के आधार पर भारतीय अपवाद्रोणियों को हमने 3 भागों में बांट दिया। फिर जल संभर के आकार के आधार पर भारत में जो भी द्रोणियां हैं, जो भी अपवाद क्षेत्र है, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, सबसे पहला है जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो अपवाद तंत्र है ना, जिन मुख्य नदी द्रोणियों का अपवाद क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एरिया है, पहला तो है वो भाग। इसमें टोटल 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जिनमें मेन जो रिवर हैं वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती और बराक नदियां। ठीक है। सेकंड है मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अपवाद क्षेत्र जो है वो 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यह है मध्यम नदी द्रोणी अपवाद क्षेत्र, यानी कि जो नदियां 2,000 से 20,000 के बीच का एरिया कवर करती हैं वो आती है इसमें, और ये टोटल हैं 44 नदियां हैं। 44 नदी द्रोणियां हैं जो कि इसमें आती हैं। 44 नदी द्रोणियां मतलब टोटल 44 मेन रिवर और उनकी सहायक नदियां। ठीक है। और इनमें जो आती हैं वो आती हैं कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये वाली नदियां आती हैं। थर्ड है लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाद क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है ना नदी का, उसको इसमें हम शामिल करते हैं। तो हमने 3 भागों में बांटा है ये अपवाद क्षेत्र। एक तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाली, एक 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर वाली नदी द्रोणियां, और तीसरी है 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम वाली नदी द्रोणियां। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में है कि जो भी हिमालय पर्वत की जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो हैं कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल लगभग सबका कहाँ है? हिमालय पर्वत ही है। क्या है? हिमालय पर्वत है इनका जो उद्गम स्थल है ये। और क्या है? जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं ना, उनका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीप की जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, उनका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट। और जो हमारे उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो हैं हिमालय पर्वत से निकलती हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इनमें जो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसमें एक अपवाद है जो कि नर्मदा और जो ताप्ती, जो ये 2 बड़ी नदियां हैं ना, ये तो गिरती हैं अरब सागर में, जबकि और सारी की सारी जो नदियां हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी कहाँ गिरती हैं? ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में ही विसर्जित करेंगी। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं ना, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वो लगभग सारी ही नदियां कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। सिर्फ ये 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि अपवाद हैं, और ये अरब सागर में अपना जल डालती हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि जो अपवाद तंत्र है भारत में, उसको हमने 2 प्रकार से बांटा है। एक तो है इसमें प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, और दूसरा है हिमालयी अपवाद तंत्र। जो हिमालयी अपवाद तंत्र है उसमें क्या है? इसमें है ना जो गंगा, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां हैं, ये इसमें शामिल की जाती हैं हिमालय वाले में। और ये 12मासी नदियां हैं। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और जो बर्फ़ है वो पिघलती रहती है धीरे धीरे, और पिघलने के बाद जो भी यहाँ पे महाखंड जो गोर्ज वगैरह होते हैं, और इनमें पानी भरता रहता है, और फिर जो नदियाँ हैं ये पूरे साल पानी प्राप्त करती रहती हैं यहाँ पे। फिर है आगे फ्रेंड्स, जो हिमालय की नदियाँ हैं वहाँ पे जो गोर्ज बनते हैं, उसके साथ साथ और जो नदियाँ हैं वो कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं? ये नदियाँ है ना वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, शिप्रिकाएँ बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। ये सारी की सारी जो ये आकृतियाँ हैं ये नदियाँ बनाती हुई यहाँ चलती हैं। और जब ये नदियाँ मैदानों में पहुँच जाती हैं तो ये क्या करती हैं? मैदानों में जब नदी जाएगी तो उसकी जो गति है वो मंद हो जाएगी। मंद गति होने के बाद
ये निक्षेपण स्टार्ट कर देती हैं। और जब ये नदियाँ निक्षेपण स्टार्ट करेंगी तो क्या होता है यहाँ पे, ये बनाती हैं गोखुर झील, बाढ़ के मैदान, गुम्फित नदी वाहिकाएं, और जो मुहाना होता है वहाँ पे ये बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, ये वाला हमने अब तक पढ़ा है फ्रेंड्स। आगे है हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का जो रास्ता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्यों होता है टेढ़ा मेढ़ा? क्योंकि वहाँ पे बीच में बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सर्पिलाकार मार्ग में चलती रहती हैं। फिर आगे है नेक्स्ट हमने पढ़ा कोसी नदी है। कोसी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? कोसी नदी को जानते हैं बिहार के शोक के नाम से। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे मानसून आता है और मान लो नदियों में पानी बढ़ जाता है तो बिहार में जो कोसी नदी है ना वो क्या लेके आती है? बाढ़ लेके आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है कोसी नदी, और इसीलिए इसको कहते हैं बिहार का शोक। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने ये पढ़ा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सबसे पहले है हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र है ना, ये विश्व का सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से मानी जाती है, और इसका सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्रफल जो है वो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल है इसका। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए सिंधु नदी का तो कितना है, ये देखिए 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर तो ये अकेले भारत में ही बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2,880 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है वो है 1,114 किलोमीटर। भारत में ये नदी है ना, ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कहलाती है। जो सिंधु नदी है ये सबसे पश्चिमी नदी है हिमालय की नदियों में, और इसका जो उद्गम स्थल है ना सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी पर बोखरचू के निकट है एक हिमनद, और ये हिमनद जो है इसकी लोकेशन है 31 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व के बीच है। और ये जो हिमनद है ये 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसको कहते हैं सिंगी खम्बान। ठीक है, और सिंगी खम्बान का मतलब है शेर मुख। फिर से देख लीजिए एक बार यहाँ तक। जो सिंधु नदी तंत्र है वो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उनमें से एक है, और टोटल तो इसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है सिंधु नदी की 2,880 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये बहती है 1,114 किलोमीटर। फिर है इसका जो उद्गम स्थल है ना वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में एक बोखरचू के निकट एक हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है, जिसकी ऊंचाई है 4,164 मीटर। फिर तिब्बत में इस सिंधु नदी को कहते हैं सिंगी खम्बान। क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब है शेर का मुख। नेक्स्ट है आगे लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच जो ये सिंधु नदी है ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और ये बाल्टिस्तान से गुजरती है। फिर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप कहाँ आती है? ये जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। फिर यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के नज़दीक दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ना है सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। ये हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी की जो बहुत सी सहायक नदियां हैं ना, ये हैं श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा और ये द्रास, ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फिर लास्ट में ये नदी जो है ये अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और राइट तट की ओर ये कहाँ जाती है? काबुल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके दाहिने तट पर ये मिलती हुई अनेक जो मुख्य सहायक नदियाँ और हैं वहाँ पे जब ये इसमें मिलती है ना, यहाँ पे जाके ये काबुल के पास मिलती है, तो और जो सहायक नदियाँ होती हैं वो होती हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर आगे क्या है? ये नदी है ना पंजाब में, जिसको हम पंचनद का जल बोलते हैं, पंजाब में
ये नदी क्या करती है, 5 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां बोली जाती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये पांचों नदियां जो हैं उसका जल प्राप्त करती है। जो सिंधु नदी है वो फिर ये लास्ट में कराची से होते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये पांचों नदियां हैं ना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये पांचों नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी का जो जल है वो लास्ट में कहाँ गिरता है, वो गिरता है अरब सागर में। और भारत में जो सिंधु नदी है वो किस जिले में बहती है, वो जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। ठीक है, भारत में सिंधु नदी जो है वो केवल जम्मू कश्मीर राज्य के लेह जिले में बहती है। नेक्स्ट देखिए झेलम नदी। झेलम क्या है, झेलम सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद से वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झरना कहाँ है, पीर पंजाल गिरिपद पर स्थित है। आगे है पाकिस्तान में प्रवेश करने पर यह नदी श्रीनगर और वुलर झील में बहते हुए एक गोर्ज से गुजरती है, फिर पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम का क्या है, बस झेलम का यही है कि झेलम निकलती है पीर पंजाल गिरिपद जो है वहाँ के वेरीनाग झरने से, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और भारत में कहाँ, श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक गोर्ज से गुजरती है, फिर पाकिस्तान में लास्ट में जाके चिनाब नदी में ये मिल जाती है। फिर लास्ट में आगे देखिए आप, चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलने से बनी है। तो क्वेश्चन बन गया, चिनाब नदी किन किन दो सरिताओं के मिलने से बनी है, चंद्रा और भागा नदी से मिलके बनी है। ठीक है, और जो ये चंद्रा और भागा हैं दो सरिताएं, ये कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश के केलांग से निकलती हैं। और केलांग से भी आगे पूछे तो तांडी में ये आपस में मिल जाती हैं और इसे यहाँ पे नाम दिया जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो सरिताएं हैं जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में जाके आपस में मिल जाती हैं, और जब ये मिलती है ना तो इनका कंबाइन नाम पड़ा इनका चंद्रभागा। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं और 1180 किलोमीटर तक ये आगे बहती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए फिर है रावी नदी। जो रावी नदी है वो भी सिंधु नदी की एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है और यह भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। लेकिन ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमाचल की कुल्लू की पहाड़ियों में, रोहतांग जो दर्रा है ना उसके पश्चिम से निकलती है और राज्य की जो चंबा घाटी है वहाँ से ये बहती है। तो जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कुल्लू की पहाड़ियों में जो रोहतांग दर्रा है उसके पश्चिम से रावी नदी निकलती है और ये भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और ये चंबा घाटी से ये बहती है। फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सराय सिंधु के निकट ये भी चिनाब नदी में मिल जाती है। और ये आगे क्या होता है, जब ये चिनाब में मिलती है ना पाकिस्तान में जाके रावी नदी, उससे पहले ये पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में और धौलाधर में यहाँ पे ये बहती है। फिर नेक्स्ट नदी है व्यास नदी। व्यास नदी जो है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी में हमने पढ़ी है। ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रावी नदी थी वो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकली थी। और ये जो व्यास नदी है ये निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से, इसीलिए इसका नाम व्यास नदी भी पड़ा है। और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और फिर धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी जो गोर्ज हैं यहाँ पे इनका निर्माण करती है। फिर पंजाब के मैदानों में प्रवेश कर जाती है और हरीके के पास ये सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। फिर से देख लीजिए व्यास नदी का, जो व्यास नदी है ये भी सिंधु नदी की इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और ये कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी ये दो गोर्ज हैं उनका निर्माण करती है। फिर पंजाब में ये मैदान में प्रवेश कर जाती है और फिर हरीके के पास सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। ये व्यास नदी है ये। आगे देखिए जो सतलुज नदी है इसके बारे में क्या दिया गया है। सतलुज नदी जो है ये नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर
मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है और ये मानसरोवर के पास है, तिब्बत में ये है। आगे देखिए, ये भारत में प्रवेश करने पर 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। जैसे सिंधु नदी बह रही है उसके समानांतर बहती है सतलुज नदी। भारत में जब प्रवेश कर जाती है तो 400 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या होता है, रोपड़ में एक गोर्ज से निकलती है और क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रेणी की शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में ये प्रवेश कर जाती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है और ये एक इम्पोर्टेंट नदी भी है। क्यों है? क्योंकि जो भाखड़ नांगल परियोजना है ना, वो नहर तंत्र उसको ये पानी देती है, जो सतलुज नदी है। ये फिर से देख लीजिए, सतलुज नदी का जो सतलुज नदी है वो ये तिब्बत से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4555 मीटर। और ये जो है इसको जहाँ पे इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, राक्षस ताल से जहाँ से ये निकलती है ना, वहाँ पे सतलुज नदी को कहते हैं लांगचेन खंबाब। और फिर बाद में ये 400 किलोमीटर तक समानांतर सिंधु नदी के समानांतर बहती है। फिर रोपड़ में एक माखड़ से ये निकलती है और पंजाब में जो मैदानी भाग है उसमें ये प्रवेश कर जाएगी। फिर उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना है उसको ये पानी प्रदान करती है सतलुज नदी। आगे देखिए, गंगा नदी तंत्र। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, देखना, ध्यान से पढ़ना। गंगा नदी तंत्र में क्या है, जो गंगा नदी तंत्र है ना, ये द्रोणी और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व इसके बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी तंत्र है ये बहुत बड़ा नदी तंत्र है और दूसरा सांस्कृतिक महत्व है। गंगा नदी को हम अपनी पवित्र नदी भी मानते हैं, भारत के लोग हैं जो वो पवित्र नदी भी मानते हैं इसको। आगे देखिए, ये कहाँ से निकलती है गंगा नदी? ये निकलती है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है वहाँ से ये निकलती है। और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी? ये है समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है। कहाँ से निकली ये निकली गंगोत्री हिमनद। कहाँ है? ये है गोमुख के निकट उत्तरकाशी में और उत्तराखंड राज्य में है। और जो गंगा नदी निकलती है वो समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई से है, वो वाला स्थान जो गंगोत्री हिमनद है ये। और जब गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है ना, तो वहाँ पे इसको बोला जाता है भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो कहलाता है देवप्रयाग। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि देवप्रयाग जो है वो कौन सी नदियों का संगम स्थल है? वो है भागीरथी और अलकनंदा जो नदियाँ हैं ना, इनका संगम स्थल है देवप्रयाग। और यहाँ से देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं और इसके बाद ये कहलाती है गंगा नदी। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जब जो गंगोत्री हिमनद से ये नदी निकली तो वहाँ पे ये कहलाई भागीरथी, ठीक है। उसके बाद जो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिली तो यहाँ पे बना इनका देवप्रयाग, ये संगम स्थल कहलाया देवप्रयाग। और फिर ये जब मिल गई ना तो ये कहलाई गंगा, ठीक है। क्या कहलाई? गंगा। आगे देखिए, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर स्तोपथ हिमनद है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, ये बद्रीनाथ के ऊपर है स्तोपथ हिमनद, यहाँ से। फिर है अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा, इन धाराओं से बनकर मिली है। अलकनंदा किस किस से मिलकर बनी है? धौली और विष्णुगंगा नाम की धाराओं से मिलकर बनी है अलकनंदा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। आगे है अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो है पिंडार नदी और इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये कर्ण प्रयाग पर ये मिलती है, ये भी आता है एग्जाम में, कर्ण प्रयाग से भी आता है। आगे देखिए, मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी जब गंगा में मिल जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रुद्रप्रयाग है उसका संगम, वहाँ पे ये मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। जब हरिद्वार से बहती है ना गंगा नदी, तब वो मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। आगे देखिए, ये देखिए जो गंगा द्रोणी है वो केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर
बहती है। कितने क्षेत्रफल पर बहती है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बहती है गंगा द्रोणी। आगे है भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां जो हैं वो शामिल हैं भारत में। फिर जो सोन नदी है वो ये सोन नदी जो है ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखो यमुना नदी जो है ना वो भी इसकी सहायक नदी है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये सबसे पश्चिमी नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे पश्चिम में जो नदी है वो है, और ये सबसे लंबी सहायक नदी भी है। ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी? ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर है, 6316 मीटर की ऊंचाई पर। क्या? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है ये यमुना नदी, जो कि हिमालय पर्वत पर बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। ठीक है। आगे है प्रयाग में इसका गंगा से संगम हो जाता है, यानी कि जो यमुना नदी है वो प्रयाग में आके इलाहाबाद में और गंगा और यमुना ये मिल जाती हैं और इनका ये संगम कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी की सारी दाहिने तट पर इससे मिलती हैं। और जो ये नदियां हैं ना ये सारी की सारी जो लिख रखी हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखना कि यमुना नदी जो है वो एक सहायक नदी है और ये यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ हिमालय श्रेणी से निकलती है और ये इलाहाबाद में आके और इनका संगम हो जाता है गंगा का और यमुना का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चंबल नदी। जो चंबल नदी है ना ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है चंबल नदी और उत्तरमुखी होकर एक गोर्ज से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंच जाती है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू से निकलेगी, फिर उत्तर की ओर बह के जाएगी और एक गोर्ज से बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंच जाएगी। ठीक है। यहाँ इस नदी पर क्या बनाया गया? एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है, तो वो है गांधी सागर बांध। फिर कोटा में ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई ये यमुना नदी में मिल जाती है, ये जो चंबल नदी है ये। फिर आगे है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो दो धाराओं के मिलने से बनी है, जिनका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इन दोनों के मिलने से जो गंडक नदी है उसका निर्माण हुआ है और ये नेपाल में जो हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है उसके बीच से निकलती है फ्रेंड्स। ये कौन सी नदी है? जो गंडक नदी है ये वाली नदी। फिर क्या होता है, बिहार के चंपारण जिले में ये नदी गंगा मैदान में प्रवेश करेगी और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट है घाघरा नदी। जो ये घाघरा नदी है ये कौन से हिमनद से निकलती है? ये माप चाचुंगो हिमनद है, एक माप चाचुंगो हिमनद है, वहाँ से निकलती है घाघरा नदी। और तिला, सेती और बेरी ये इसकी सहायक नदियां हैं जिनसे ये जल ग्रहण करती है और बाद में ये शीशा पानी के एक जो गोर्ज है वहाँ पे इसका निर्माण होता है और पर्वत से ये वहाँ से बाहर निकल जाती है। और इसमें शारदा नदी जो है, शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है और लास्ट में ये छपरा में और गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्या होगा? जो घाघरा नदी है वो माप चाचुंगो हिमनद से निकलेगी। तिला, सेती और बेरा नामक सहायक नदियां जो हैं उनका ये जल ग्रहण करेगी। फिर ये शीशा पानी एक ये गोर्ज है उसका निर्माण करेगी, उसके बाद पर्वत से बाहर निकलेगी। फिर शारदा नदी जो है उससे ये मैदान में मिलती हुई और छपरा और फिर गंगा नदी में ये विलीन हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि जो घाघरा नदी है ये कहाँ से निकलती है? माप चाचुंगो हिमनद से ये निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोसी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और जो ये नदी है ये तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में से निकलती है। कोसी नदी तिब्बत में जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ से
उत्तर से निकलती है और इसकी जो मुख्य जलधारा है वो अरुण निकलती है वहाँ से। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम में सोन और कोसी और फिर पूर्व में तमूर कोसी में ये आके मिल जाती है और अरुण नदी में मिलकर ये सप्तकोसी कहलाती है। बस आप ये याद रखना कि जो कोसी नदी है ना वो एक पूर्ववर्ती नदी है और ये तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से ये निकलती है। बस इतना याद रखना आप। फिर नेक्स्ट है रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने की अपेक्षाकृत छोटी नदी है ये, ठीक है, ये एक छोटी नदी भी है। आगे देखिए, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में ये गिर जाती है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा रामगंगा नदी जो है गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है ये। फिर हमने आगे पढ़ा है छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी बहती है और फिर ये हुगली नदी में जाकर गिर जाती है। फिर जो ये दामोदर नदी है इसका एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आता है। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? शोरो ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल का शोक कहा जाता है। ये नदी जो है दामोदर नदी ये बंगाल में क्या लाती है? बाढ़ लाती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अब क्या कर लिया गया है? बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ पे लागू की गई हैं बंगाल में, जिसकी वजह से अब जो बाढ़ है उसको रोक लिया गया है। आगे देखिए, शारदा या फिर सरयू नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल हिमालय में है और कहाँ पे है ये? मिलाम हिमनद है। जो सरयू नदी या फिर जो शारदा नदी है, सरयू नदी का जो जिक्र है वो रामायण में भी हुआ है ना। तो जो सरयू नदी है ये कहाँ पे है? ये नेपाल के ये इसका उद्गम स्थल नेपाल में हिमालय में मिलाम हिमनद पर है, जहाँ पे सरयू नदी को कहते हैं गौरी गंगा। क्या कहा जाता है? गौरी गंगा। सरयू या फिर शारदा नदी को नेपाल में कहा जाता है गौरी गंगा, ठीक है। इसका उद्गम स्थान जो है वो हिमालय में है, मिलाम हिमनद। आगे देखिए, जो ये सरयू नदी है ये भारत नेपाल की सीमा के साथ साथ बहती हुई जाती है। फिर ये चाइक कहा जाता है वहाँ पे इसको, और फिर ये लास्ट में आके घाघरा नदी में मिल जाती है, जो ये सरयू नदी है ये। नेक्स्ट देखिए, एक और सहायक नदी है गंगा नदी की, वो है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलकर, और ये अंतिम सहायक नदी है इसकी गंगा की। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। बस इतना ही याद रखना, महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखिए, गंगा के दक्षिण तट पर एक और नदी है जो कि इसकी बड़ी सहायक नदी है और वो है सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी। आगे देखिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उद्गम इसका कौन सा है? वो है कैलाश पर्वत श्रेणी का मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद जो है वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। विश्व का एक बहुत बड़ा नदी तंत्र है ये, और ये नदी उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत पर है, और मानसरोवर से भी अलग कुछ आ जाए तो चेमायुंगडुंग है। वैसे तो मानसरोवर झील ही आएगा या फिर कैलाश पर्वत आता है, ठीक है। और जो ये नदी है ये यहाँ पे पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती है और दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और जो समतल मैदान हैं यहाँ पे उनमें ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में कहलाती है सांगपो। क्या कहलाती है? सांगपो। सांगपो का क्या मतलब है? शोधक। क्या कहते हैं सांगपो को? हिंदी में शोधक। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख नदी है और मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गोर्ज का निर्माण करती है ये, और यहाँ पे तेज बहाव के बाद ये बाहर निकलती है। फिर हिमालय के गिरिपद से होते हुए ये दिशंग नाम से निकलती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। क्या है? फिर से देख लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी पर है ये मायुंगडुंग जो है ये मेन हिमनद का नाम है, और ये
1200 किलोमीटर तक तिब्बत के शुष्क मैदान में बहती है। तिब्बत में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी। सांगपो नदी के का जो सांगपो का जो अर्थ है वो क्या दिया है, वो दिया है इन्होंने शोधक। फिर है ये क्वेश्चन बनेगा कि जो ये तिब्बत नदी है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में ये प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से करती है अगर स्टेट का नाम आ जाए तो, मेन जगह का नाम आ जाए तो सादिया कस्बे के पश्चिम से ये भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे तो इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मेन है वो आप देख लीजिए। ये मेन जो नदियां हैं ये कौन सी हैं, ये देखिए दक्षिण में है बूढ़ी दिहिंग धनसरी, ये तो है इसके दक्षिण में है। फिर आगे है फ्रेंड्स सुबनसिरी, कामेग, मानस, ये सारी की सारी हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद ये फिर दक्षिण दिशा में बहती जाती है। फिर बांग्लादेश के अंदर जाने के बाद जो ये तीस्ता नदी है वो इसमें प्रवेश कर जाती है, यहाँ पे ये कहलाती है जमुना। और लास्ट में ये पद्मा नदी में मिलकर और बंगाल की खाड़ी में ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। क्या है, ये नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं ना वो बड़ी हैं और अधिक जो जल है वो लेकर आती है, और जब वर्षा आती है तो और ज़्यादा अवसाद वगैरह और जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में ये फैल जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना माना जाता है। क्या, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती हैं जो कि प्रायद्वीप की नदियां हैं वो। और यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदियों की घाटी को चौड़ा और उथला होने के से प्रमाणित हो जाता है। कैसे, कि जो नदियां हैं यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा पहुँच चुकी हैं, इसलिए ये प्रमाणित हो जाता है कि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं ये जो हिमालय की नदियां उनसे पहले की नदियां हैं। फिर आगे देखिए ये पश्चिम तट के समीप स्थित जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये गिर जाती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो जल विभाजक का भी कार्य करती हैं। देखिए जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, इनको छोड़कर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। देखिए तो क्वेश्चन बनेगा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं, पश्चिम से पूर्व में बहती हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन बन रहा है नर्मदा और ताप्ती कौन सी दिशा में बहती हैं, पूर्व से पश्चिम बहती हैं ये। ठीक है, प्रायद्वीप के उत्तर भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां जो हैं ये सारी की सारी हैं ये उत्तर भाग से निकलती हैं और ये गंगा नदी का अंग मानी जाती हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जो हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये एक तो सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना ये कभी भी विसर्प नहीं बनाती हैं, ये सुनिश्चित एक मार्ग पर चलती हैं। और ये जो नदियां हैं ये बारहमासी नहीं है। ठीक है, ये बारहमासी नहीं है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ही ये नदियाँ बहती हैं फ्रेंड्स। और भ्रंश घाटियों में बहने पर जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये अपवाद भी मानी जाती हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। आगे देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जो उद्विकास है उससे रिलेटेड 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी जो किनारे थे वो धंस गए। ठीक है, फिर समुद्र तल था वो नीचा चला गया, जिससे जो मूल वहाँ पे जो जल संवर्ग के दोनों ओर जो नदी का जो सामान्य सम्मित योजना थी ना वो गड़बड़ा गई। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। जो उत्तरी भाग था ना उसका अवतलन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो भ्रंश की द्रोणियां थी उनका निर्माण हो गया। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वो इन्हीं भ्रंश घाटियों से बह रही हैं। नेक्स्ट है इस काल में जो प्रायद्वीपीय उत्तर पश्चिमी दिशा है, क्या है कि जो प्रायद्वीपीय खंड है ना इस काल में वो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा की ओर झुक गया, जिसके कारण क्या हुआ जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो अपवाह है ना वो उधर हो गया है इनका। आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में और क्या है, देखो
इसमें है महानदी। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट उड़ीसा से बहती है और अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। जो महानदी है ना उसकी लंबाई है 851 किलोमीटर और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। इसके निचले भाग में नौ संचालन भी किया जाता है और इस नदी का जो अपवाह जो द्रोणी है वो 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 47% भाग और उड़ीसा राज्य तक ये विस्तृत है। आगे देखिए, इसमें बस इतना याद रखना, महानदी है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर और ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से ये निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है वो भी इम्पोर्टेंट है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में और इसको गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आता है एग्जाम में। आगे है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। और है, यह 1465 किलोमीटर लंबी है जो गोदावरी नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदियों में है कृष्णा नदी। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है और यह सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो नदियाँ वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं और इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 27% भाग महाराष्ट्र में और 44% कर्नाटक में और 29% इसका आंध्र प्रदेश में है। बस इसका ये याद रखना कि कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, सह्याद्री में निकलती है और इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और भीमा नदी। बस ये याद रखना। नेक्स्ट है कावेरी नदी। जो है ये कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई है 800 मीटर। आगे है, नेक्स्ट है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये निकलती है अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से और लगभग ये कितनी ऊंचाई से निकलती है? समुद्र तल से 1057 मीटर ऊंचाई से निकलती है नर्मदा नदी। और जो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के बीच से जो ब्रंश घाटी है वहाँ पे संगमरमर की जो खूबसूरत चट्टानें हैं वहाँ पे ये महाखड़ और फिर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है। क्या क्या है इसमें? अमरकंटक से तो जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक पठार से निकलती है और ये है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और संगमरमर की चट्टानों पर ये गोर्ज बनाती है फ्रेंड्स और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर और ज्वार बनाती है। 27 किलोमीटर लंबाई है, ज्वार नदमुख बनाती है। हाँ, टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई तो है 1312 किलोमीटर और ये एक 27 किलोमीटर लंबाई के ज्वार नदमुख बनाती है और सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी के ऊपर ही लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली एक इम्पोर्टेंट नदी है और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ये 4 पॉइंट याद रखना बस। जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलेगी और लंबाई है 724 किलोमीटर और लगभग इसका अपवाहित क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। और ये जो नदी है ये आगे क्या करती? हाँ, ये 79% भाग तो इसका है महाराष्ट्र में और 15% है मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में ये अपवाह क्षेत्र है ताप्ती नदी का। नेक्स्ट है अरावली के पश्चिम में एक लूणी नदी है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूणी नदी का बताया है। अब अरावली के पश्चिम में जो लूणी नदी है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। या पुष्कर के पास 2 धाराओं
ये है सरस्वती और सागरमती, दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है। जो लूनी नदी है ये पुष्कर के नज़दीक है। सरस्वती और सागरमती दो धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कि गोविंदगढ़ के निकट ये आपस में मिल जाती हैं और तब ये कहलाती हैं लूनी। यहाँ पे ये क्या कहलाती है, लूनी नदी कहलाती है। और तलवाड़ा के पास पश्चिम दिशा में बहती हुई ये दक्षिण पश्चिम से बहती हुई कचकिरण में आ जाती है और संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। ये फिर से देखिए, जो अरावली के पास पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जो लूनी नदी है ना वो दो धाराओं से मिलकर बनी है, सरस्वती और सागरमती, जो कि गोविंदगढ़ के पास आके मिलती हैं, तब ये लूनी कहलाती है। ठीक है, लास्ट में ये कचकिरण तक बहती हुई जाती है और ये अल्पकालिक है। अल्पकालिक यानी कि बारिश होती है तभी ये नदी है, इसमें पानी आता है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं ना छोटी छोटी, उनके बारे में बता रखा है। आगे देखिए आप, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। तो बस इतना पढ़ना कि वैतरणा नदी जो है वो कहाँ निकलती है, त्रिम्बक पहाड़ियों पर नासिक जिले में निकलती है। नेक्स्ट है कालिंदी नदी है, बेलगांव जिले से निकलती है और इसका ये करवाड़ की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक तो है मांडवी और दूसरी है जुआरी। मांडवी और जुआरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये गोवा से हैं और केरल के तट पर एक छोटी सी ये रेखा है। केरल से ये बड़ी नदी, क्या याद रखोगे आप, बस ये याद रखना कि मांडवी और जो जुआरी नदियाँ हैं ये मेन दो नदियाँ हैं यहाँ पे गोवा की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो। फिर है जो केरल था ना उसकी जो तटरेखा तो है छोटी, लेकिन केरल की सबसे बड़ी जो नदी है वो है भरतपुजा, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसको पोनानी नाम से भी जाना जाता है। दूसरी क्या है, ये पेरियार जो नदी है, पेरियार केरल की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। ठीक है, एक तो हम नाम याद रखेंगे मांडवी और जुआरी जो कि गोवा से, दूसरी हम नाम रखेंगे याद वो है ये केरल की जो बड़ी नदी है वो है भरतपुजा जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरी है केरल की जो दूसरी बड़ी नदी है वो है पेरियार। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है। और पेरियार का जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 5243, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, केरल की एक और नदी है जिसको कहते हैं पाम्बा, जो कि उत्तरी केरल से 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बानाद झील में जाकर ये गिर जाती है। बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। आगे देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो छोटी छोटी नदियां कौन सी हैं वो देखिए आप। अब पूर्व की ओर बहती हैं ये इंपॉर्टेंट नदियां बस यही हैं। स्वर्ण रेखा जो है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 19,296 वर्ग किलोमीटर। फिर है वैतरणी जो है वो 12,789 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। फिर तीसरी है ब्रह्मणी और चौथी है पेनर और पांचवी है पालार। बस इनके नाम याद रख लेना बस आप, और कुछ याद नहीं रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी बहाव प्रवृत्ति का क्या मतलब है? नदी बहाव प्रवृत्ति का मतलब यही है कि जो नदियां हैं वो किस प्रकार से बहती हैं। नदियां दो तरह की होती हैं, बारहमासी नदियों में क्या है कि पानी सारा साल बहता रहता है और अल्पकालिक जो है उसमें जब बारिश आती है, वर्षा आती है तभी वो बहती हैं। अब देखिए, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, उनकी तुलना दी गई है। देखो, उद्गम स्थल, जो हिमालय की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ है? हिम नदियों के ढके जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी है तो वहाँ पे क्या है, वहीं से जो पानी है वो मेल्ट होके आएगा जो हिमालय की नदियाँ हैं। फिर है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं वहाँ प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि जो है वो उद्गम स्थल है उन नदियों का। नेक्स्ट है प्रवाह प्रवृत्ति। ये जो हिमालय की नदियाँ हैं ये 12 हैं और जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं ये हैं मानसून के ऊपर निर्भर हैं, तो ये मौसमी है। तीसरा है अपवाह के प्रकार। अपवाह के प्रकार जो है इसमें क्या है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। मैदानी भाग में वृक्षाकार रूप से ये बहती हैं। नेक्स्ट इसमें प्रायद्वीप में है, प्रायद्वीपी नदियों में है अध्यारोपित पुनर्युवनित नदियाँ, अरीय नदियाँ और आयताकार प्रारूप वाली नदियाँ। ये मैंने प्रारूप आपको पहले पढ़ा दिए थे। आगे देखिए, नदी की प्रकृति जो है वो हिमालय नदियों की कैसी है, लंबा मार्ग तय करती हैं, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से ये गुजरती हैं और अपरदन भी करती हैं, नदी अपहरण भी करती हैं
और ये फिर क्या करती हैं, मैदानों में जलमार्ग बदलना और विसर्प आदि ये बनाती हुई चलती हैं। फिर जो प्रायद्वीप की नदियां हैं ये क्या करती हैं, सुसमायोजित घाटियों के साथ साथ छोटे निश्चित मार्ग में ये बहती हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नेक्स्ट है जलग्रहण क्षेत्र। जो जलग्रहण क्षेत्र है ये हिमालय की नदियां हैं, इनका बहुत बड़ी बड़ी द्रोणियां हैं, लेकिन जो प्रायद्वीप की नदियां हैं ना, इनकी जो द्रोणी है वो छोटी हैं। नेक्स्ट है नदी की आयु। जो नदी की आयु है उसमें हिमालय की नदियों में क्या दिया है, ये युवा हैं, क्रियाशील हैं और घाटियों को गहरा करती हुई, कटाव करती हुई ये चलती हैं। लेकिन प्रायद्वीप की नदियां हैं, हमने पढ़ा था, जो ये नदियां हैं ये हिमालय की नदियों से ज़्यादा पहले ये नदियां हैं, पूर्व की हैं ये नदियां जो हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना आधार तल जो है वो प्राप्त कर लिया है, ये प्रौढ़ नदियां हो चुकी हैं जो प्रायद्वीप की नदियां हैं ये। अब तक हमने ये पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक है। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है वो आपको याद करना है। फिर है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी जो है वो भारत में सबसे बड़ी है, तो भारत में सबसे बड़ी जो नदी की द्रोणी है वो कौन सी है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जो पंचनद है उसमें शामिल नहीं है, इन नदियों में से रावी, सिंधु, चिनाब और झेलम, इनमें से जो पंचनद हैं उनमें कौन सी शामिल नहीं, ये बताना। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, जो भ्रंश घाटी से बहती है ना वो नदी बतानी है, इन चारों में से सोन, यमुना, नर्मदा और लूनी में से। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भगीरथी जब मिलती हैं तो उस संगम स्थल को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।